myself डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतरी, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के अंदर EFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत वित्त प्राप्ति के दीर्घकालीन साधनों का अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन वित्त के कई साधन हैं, जिनमें एक कंपनी दीर्घकालीन वित्त अंश पूंजी या दीर्घकालीन ऋण पूंजी से प्राप्त कर सकती है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रारंभ से ही वित्तीय संस्थाओं अथवा स्वयं सरकार से दीर्घकालीन ऋण पूंजी प्राप्त हो जाती है, किंतु निजी क्षेत्र के उपक्रमों को सर्वप्रथम अंश पूंजी से ही वित्तीय ढांचा तैयार करना पड़ता है तथा जब संस्था का व्यवसाय चलने लगता है तब ऋण पत्र निर्गमन करके अथवा वित्तीय निगमों से ऋण पूंजी प्राप्त कर सकती है। इसमें प्रोफेसर AS डेविंग के शब्दों में कह सकते हैं कि विद्यमान उद्योगों के सुधार एवं वृद्धि तथा नए उद्योगों की स्थापना तो अनेक योजनाओं तथा प्रकारों के क्रियान्वयन के लिए दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। दीर्घकालीन वित्त का प्रयोग मुख्यतः स्थायी संपत्तियों को खरीदने हेतु किया जाता है। एक संस्था के दीर्घकालीन वित्त के साधनों को हम एक चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, अंश पूंजी। संयुक्त स्कंध कंपनियों को स्वामित्व पूंजी अंशों से विभक्त होती है। कंपनी अपनी स्वामित्व पूंजी अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त करती है। पूंजी का यह अनुपातिक भाग उसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है, उसका अंश कहलाता है। दूसरे शब्दों में कंपनी के स्वामित्व को व्यक्त करने वाली पूंजी ही अंश या स्टॉक कहा जाता है। विभिन्न पूर्णदत्त अंशों की इकट्ठी रकम को स्कंद की संख्या दी जाती है। स्कंद स्टॉक को किसी भी राशि के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि अंश स्वामित्व की एक इकाई है। इसका धारक कंपनी का आंशिक स्वामी भी होता है। स्वामित्व का प्रतिनिधित्व अंश प्रमाण पत्र द्वारा होता है। अंश के आवंटन के पश्चात प्रत्येक अंशधारी को जिसे अंश आवंटित किए गए एक अंश प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, निर्गमित किया जाता है। यह अंश प्रमाण पत्र ही अंशधारी द्वारा पारित अंशों की संख्या, उसके क्रमांक तथा अंकित मूल्य लिखा रहता है उस पर प्रमाण पत्र पर। नेक्स्ट, समतांश। कंपनी के वित्तीय ढांचे में समतांश पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह पूंजी ही व्यापार के आधारशिला है, जिसके बिना कंपनी के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी के बल पर कंपनी के प्रबंधक पूर्वाधिकार अंश पूंजी और ऋण पूंजी प्राप्त करते हैं। समतांशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी और जोखिम वहन करने वाले होते हैं। समता पूंजी की सहायता से ही कंपनी के प्रबंधक वित्तीय संकटों का सामना करते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार सामान्य अंश वे है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। दूसरे शब्दों में समता अंश वे हैं जिन पर लाभांश और समापन पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार नहीं होता। सामान्यतः अंशधारी अंतिम जोखिम धारक और अवशिष्ट आय और संपत्ति को बांटने वाले होते हैं। अतः समता अंश पूंजी की कई विशेषताएं जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, परिपक्वता, मैच्योरिटी। समता अंशों से प्राप्त पूंजी कंपनी की स्थायी पूंजी होती है। उसे लौटाने के लिए कंपनी बाध्य नहीं है। समतांश पूंजी से प्राप्त पूंजी कभी भी देय नहीं होती। समतांशधारी कंपनी के समापन के पश्चात ही अपनी अंश पूंजी वापस प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी अपने अंशधारियों को अंशों को बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकती यदि वे अंश पूर्ण पद है तथा अंशधारी किसी प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार में नहीं लगा हुआ है। आय पर अधिकार। समतांशधारी कंपनी को अवशिष्ट आय के स्वामी होते हैं, इसलिए कंपनी की आय पर इनका अधिकार समस्त देनदारों को चुकाने के बाद ही होता है। कंपनी कानूनी तौर पर समतांशधारियों से लाभ वितरण के लिए बाध्य नहीं है। सामान्यतः कंपनी को अधिक लाभ होने पर अंशधारियों में अधिक लाभांश वितरित किया जाता है तथा कम लाभ होने पर कम लाभांश। लाभांश का वितरण कंपनी के प्रबंध की नीति पर निर्भर करता है। प्रबंध चाहे तो कंपनी की समस्त शुद्ध आय को संचित कोषों में स्थानांतरित कर सकता है और चाहे तो उसे अंशधारियों में वितरित भी कर सकता है। नेक्स्ट, संपत्तियों पर अधिकार। कंपनी की संपत्तियों पर अंतिम अधिकार समतांशधारियों का ही होता है। कंपनी के समापन की स्थिति में समस्त देनदारियों का भुगतान करने के बाद जो संपत्ति शेष रहती है बचती, उसमें वे सर्वप्रथम पूर्वाधिकारी अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। उसके बाद जो संपत्ति रहती है उसे समता अंशधारियों में उनके द्वारा आधारित अंशों के अनुपात में ही बांट दिया जाता है। प्रबंध एवं नियंत्रण पर भी अधिकार। कंपनी के व्यवसाय के नियंत्रण और प्रबंध का अधिकार समता अंशधारियों के हाथों में ही होता है। यह अधिकार उन्हें मताधिकारी के कारण प्राप्त होता है तथा यह तथ्य सामान्यतः बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कंपनी का प्रबंध और नियंत्रण कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में होता है, परंतु हमें यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी का प्रबंध संचालक मंडल द्वारा किया जाता है।
संचालक मंडल में संचालकों की नियुक्ति करने तथा उन्हें उठाने का अधिकार पूर्णतः समता अंशधारियों के पास ही होता है। इसके अतिरिक्त सभी संचालक मंडल को अंशधारियों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार जोखिम, समता अंशधारियों की पूंजी जोखिम पूंजी कहलाती है। यदि संस्था को लाभ हो रहे हो तो समता अंशधारियों को अधिक लाभ मिलेगा, लाभांश मिलेगा, और हानि और विघटन के समय उन्हें अधिक नुकसान भी होता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार पूर्वाधिकारी अंश प्रिफरेंस शेयर। पूर्वाधिकारी अंश इसके नाम से स्पष्ट है, जैसे वे अंश होते हैं जिनको धारकों को पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं, या वो अंश होते हैं जिनकी अंश पूंजी होती है जो स्वामित्व को लाभांश प्राप्त करने और कंपनी के समापन के समय संपत्तियों के वितरण में समता अंशधारियों की अपेक्षा पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। अतः इन्हें समता अंशों से पूर्व लाभांश और समापन के समय समता अंशों से पूर्व अंश पूंजी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। इनकी भी कई विशेषताएं जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, परिपक्वता पर समता अंशों की तरह ही पूर्वाधिकारी अंशों से प्राप्त आय पूंजी को वापस लौटाने का कोई अवधि नहीं होती तथा उसे लौटाने के लिए कंपनी बाध्य भी नहीं होती, परंतु अनेक बार पूर्वाधिकारी अंशों के निर्गुण के समय ही उनके शोधन का प्रावधान रख दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में पूर्वाधिकारी अंश सौदे पूर्वाधिकारी अंश कहलाते हैं। सौदे पूर्वाधिकारी अंश तो कंपनी की स्वेच्छा पर सौदे होते हैं अथवा स्वतः एक नियत तिथि पर कंपनी द्वारा किसी सूचना के बाद लौटाना संभव होता है। अन्य प्रकार के पूर्वाधिकारी अंशों से प्राप्त पूंजी को वापस नहीं लौटाया जाता। शोधनीय पूर्वाधिकारी अंशों को निर्गमन कंपनी के वित्तीय ढांचे को लचीला रखने के लिए किया जाता है। कुछ कंपनियां कभी कभी पूर्वाधिकारी अंशों की स्वामियों को यह अधिकार भी देती है कि वे चाहे तो कुछ समय बाद पूर्वाधिकारी अंशों को समता अंशों में बदल सकते हैं। ऐसे अंशों को परिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश कभी कहते हैं। नेक्स्ट, आय पर पूर्वाधिकार। कंपनी के समस्त व्ययों का भुगतान करने के पश्चात जो आय बचती है उस पर पूर्वाधिकारी अंशधारियों को पूर्वाधिकार होता है। अर्थात एक कंपनी लाभांश की घोषणा कर देती है तो सर्वप्रथम निश्चित दर से पूर्वाधिकारी अंशों को लाभांश बांटा जाता है। पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश दिए बगैर समता अंशों पर लाभांश नहीं बांटा जा सकता। इसी प्रकार कभी कभी कंपनी की बढ़ी हुई आय से पूर्वाधिकारी अंशधारियों को शामिल करने की व्यवस्था भी की जा सकती है। ऐसे पूर्वाधिकारी अंशों को भागीदारी पूर्वाधिकारी अंश कहते हैं। ऐसी व्यवस्था करने पर इन अंशों के धारकों को निर्धारित दर से लाभांश प्राप्त करने के साथ कंपनी के सामान्य लाभ प्राप्त होने पर अतिरिक्त लाभ का हिसाब प्रदान करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। अतः यहाँ स्पष्ट है कि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को अंशों पर सदैव आय प्राप्त होने की गारंटी नहीं देती। कंपनी को आय न होने अथवा कम होने पर कंपनी के प्रबंधक यदि लाभांश नहीं वितरित करने के निर्णय लेते हैं तो ऐसी स्थिति में पूर्वाधिकारी अंशधारियों का उस वर्ष लाभांश प्राप्त करने का अधिकार समाप्त भी हो सकता होता है। यह कंपनी की लाभांश वितरण करने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते, परंतु अनेक कंपनियां पूर्वाधिकारी अंशों में विनियोजन की आकर्षित के लिए पूर्वाधिकारी अंशों के निर्गमन के समय ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी वर्ष पूर्वाधिकारी अंशधारियों को कंपनी को लाभ न होने अथवा कम लाभ होने के लाभांश नहीं मिल पाता है तो ये देय लाभांश दूसरे वर्षों में कंपनी को अधिक लाभ होने पर चुका दिया जाता है। इस प्रकार के अंशों को संचयी क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। नेक्स्ट, संपत्तियों पर पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकारी अंशधारियों को कंपनी की संपत्ति के वितरण में भी पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। कंपनी के समापन की स्थिति में समस्त देनदारियों को भुगतान करने के बाद यदि संपत्तियां शेष रहती है तो उन्हें सबसे पहले पूर्वाधिकारी अंशधारियों को वितरित किया जाता है। नेक्स्ट, उनका भुगतान किया जाता है। समता तथा पूर्वाधिकारी अंशों का तुलनात्मक यदि हम अध्ययन करें तो इस प्रकार है। समता अंशों और पूर्वाधिकारियों को अपने अपने गुण दोष हैं। ये विभिन्न प्रकार के विनियोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने का गुण विद्यमान रहता है इनमें। इन दोनों अंशों की तुलना इस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाभांश पर प्राथमिकता। सर्वप्रथम समता अंशों पर लाभांश तभी दिया जा सकता है जब पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश चुका दिया गया हो, अर्थात पूर्वाधिकारी अंशधारियों को समता अंशधारियों पर लाभांश प्राप्त करने की में प्राथमिकता रहती है। उसी प्रकार पूंजी पर प्राथमिकता। प्रबंधन के अवशासन की स्थिति में पूंजी की वापस चुकाने में पूर्वाधिकारी अंशधारियों को समता अंशधारियों पर प्राथमिकता प्राप्त होती है। अंशों का मूल्य भी सामान्यतः समता अंशों का मूल्य पूर्वाधिकारी अंशों की तुलना में कम होता है। लाभांश दर। समता अंशों की लाभांश दर निश्चित नहीं है, परंतु पूर्वाधिकारी अंशों की लाभांश दर पूर्व निर्धारित होती है। सामान्यतः समता अंशों की लाभांश दर पूर्वाधिकारी अंशों की लाभांश दर से ऊंची होती है। नेक्स्ट, शोधनशीलता में समता अंशों का कंपनी के जीवन काल में शोधन नहीं हो सकता,
परंतु सौदे पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन किया जा सकता है। प्रबंध का अधिकार भी है। समता अंशधारियों की पूंजी जोखिम पूंजी होती है, तो उनको कंपनी के प्रबंध और नियंत्रण का पूर्ण अधिकार होता है। पूर्वाधिकारी अंशधारियों को कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर यह अधिकार प्राप्त भी नहीं होता। पूंजी ढांचे की लोच। पूर्वाधिकारी अंशों का निर्माण कंपनी के पूंजी ढांचे को लोचदार बनाता है, जबकि समता अंशों का पूंजी से अलोचशील बनाता है। निर्गमन व्यय। समता अंशों का निर्गमन व्यय पूर्वाधिकारी अंशों के निर्गमन व्यय की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट, आय। समता अंशधारियों की आय भी अनिश्चितता की स्थिति में होती है, जबकि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को निश्चित दर से आय की प्राप्ति होती है। जोखिम। समता अंशधारियों को लाभांश और समापन और पूंजी के संबंध में अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, जबकि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को तुलनात्मक दृष्टि से कम जोखिम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको सबसे पहले अंशधारियों से पहले इनका भुगतान करना पड़ता है। मताधिकार का प्रयोग भी। समता अंशधारियों को मताधिकार मत देने का अधिकार प्राप्त है, जबकि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही केवल सीमित मताधिकार का प्राप्ताधिकार का होता है। नेक्स्ट, स्थगित अंश डिफर्ड शेयर। कंपनी अधिनियम 1956 से पूर्व भारतीय कंपनी को इस प्रकार के अंश पत्र निर्माण करने का अधिकार था। इस प्रकार के अंश प्रवर्तकों और संस्थापकों को उनकी सेवाओं के बदले दिए जाते थे, इसलिए उन्हें प्रवर्तकों व संस्थापकों के अंशों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। स्थगित अंशों के निर्गमन से समता अंशों की स्थिति कुछ असामान्य हो जाती और प्राथमिकता क्रम में इनका स्थान सबसे बाद में आता था। ऋण पत्र, ब्याज और पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश देने के बाद इन पर लाभांश दिया जाता था। इन पर लाभांश की दर बहुत ही ऊंची होती थी। इन अंशों पर अंकित मूल्य बहुत कम होता था, परंतु अंशों को समता अंशों के बराबर समान अधिकार प्राप्त होते थे। इसी प्रकार इन अंशों की इसी तथ्य के आधार पर आलोचना की जाती थी कि कंपनी में बहुत थोड़ी पूंजी लगाकर संस्थापक लोग कंपनी की कुल मतदान शक्ति के एक बड़े भाग पर नियंत्रण करने में सफल हो जाते थे। नेक्स्ट, समूल्य रहित अंश। समूल्य रहित अंश निर्मित करने का कानूनी सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में 1912 में पारित किया। बाद में अन्य राज्यों में इसके निर्माण के कानून पारित किए गए। गेटनबर्ग के अनुसार समूल्य रहित अंशों का तात्पर्य ऐसे अंशों से है जिनका कोई समूल्य अथवा अंकित मूल्य नहीं होता। समूल्य रहित अंश कहे जाने वाले तात्पर्य ये नहीं कि उनका कोई मूल्य नहीं होता। समूल्य रहित अंशों वाली कंपनी के समग्र स्वामित्व को अंशों की सहायता से विभाजित करके ऐसे एक अंश का मूल्य निकाला जा सकता है। ऐसे अंशों का लाभांश प्रतिशत के रूप में घोषित न करके प्रति अंश लाभांश रुपये में घोषित किया जाता है। समूल्य रहित अंशों के प्रचलन समूल्य अंशों की कठिनाई के कारण हुआ। समूल्य अंशों पर अंकित मूल्य होता है, उसे कंपनी द्वारा अंश प्रमाण पत्र पर अंकित कर दिया जाता है। समूल्य उस धनराशि को व्यक्त नहीं करता जो एक अंशधारी अंशों के विक्रय और निगम के अवसायन के समय प्राप्त कर सकता है। यह एक स्थिर मूल्य है जो आर्थिक परिस्थिति में हुए परिवर्तनों को व्यक्त करने में असफल भी रहता है। इसी प्रकार व्यवसाय गतिशील उद्यम होने के कारण इसका मूल्य लगातार इसे होने वाले लाभ और हानि के अनुसार परिवर्तित भी होता रहता है। समूल्य स्थिर रहता है, अतः ये परिवर्तनों के मापने में असफल भी रहता है। समूल्य रहित अंश की धारणा इन्हीं घटनाओं को समाप्त करने के लिए विकसित भी हुई। समूल्य रहित अंशों के मूल्य का निर्धारण कंपनी की वित्तीय स्थिति के अनुसार समय समय पर किया जा सकता है। नेक्स्ट, समूल्य रहित अंशों के लाभ भी है जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, सत्य एवं सही स्थिति का ज्ञान। समूल्य रहित अंश कंपनी की सत्य और सही स्थिति का ज्ञान कराते हैं। ये अंशों का अंकित मूल्य नहीं होता, इनका मूल्य समय समय पर कंपनी की वित्तीय स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है जो सत्य के अधिक करीब होता है। निर्गमन मूल्य में लोच। समूल्य रहित अंशों के निर्गमन मूल्य में लोचशीलता होती है। कंपनी प्रारंभ में इन्हें कम मूल्य पर निर्मित करके अधिक विनियोक्ताओं को आकर्षित कर सकती है तथा बाद में कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर यह उनके दोष शेष भाग को अधिक मूल्य पर निर्मित कर सकती है। अवांछनीय कार्यों पर रोक। समूल्य रहित अंशों की दशा में स्थिति विवरण की सही स्थिति बताता है, अतः अवांछनीय कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि समूल्य अंशों की दशा में पूंजी तथा संपत्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए कपट और अवांछनीय कार्यों का सहारा भी लिया जाता है। वितरण की व्यापकता। समूल्य रहित अंश प्राय कम मूल्य पर वितरित किए जाते हैं, इनकी और विनियोक्ता अधिक आकर्षित भी होते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।